Hi friends, welcome on Europedia, and this video is related to the one of the topic systems approach in ecology. वो इकोलॉजी टॉपिक का आपका पार्ट है और उड़ीसा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर का जो सिलेबस दिया है उसमें इकोलॉजी एक टॉपिक है। उस इकोलॉजी टॉपिक के अंदर सिस्टम्स अप्रोच है। इकोसिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम सिस्टम्स अप्रोच इन इकोलॉजी। इकोलॉजी आपको पता है क्या होती है, वो हम पिछले लेक्चर्स में डिफाइन कर चुके हैं। इकोलॉजी को स्टडी करने के लिए अलग अलग अप्रोचेस हो सकती हैं। सिस्टम्स अप्रोच भी एक अप्रोच है और इकोसिस्टम एक बेसिकली यूनिट होता है और सिस्टम्स अप्रोच एक अप्रोच है। सिस्टम्स अप्रोच किसी इकोसिस्टम को या इकोलॉजी के किसी पार्ट को पढ़ने का, एनालाइज करने का तरीका है। वेयरएज इकोसिस्टम इकोलॉजी के अंदर एक यूनिट है। जैसे सपोज कोई रिवर सिस्टम में ले लूं या लेक के आसपास का सिस्टम ले लूं, वो इकोलॉजी का एक सिस्टम हो सकता है जिसको इकोसिस्टम बोलते हैं। उसको स्टडी करने का तरीका वो सिस्टम्स अप्रोच उसको बोलते हैं। सिस्टम अप्रोच होती क्या है अभी डिटेल में करेंगे, लेकिन सिस्टम्स अप्रोच क्या है आपको अगर कोई इकोलॉजी में एनालिसिस करना है तो आप पूरे के पूरे जो सिस्टम है उसको कलेक्टिवली स्टडी करो। जैसे अगर आपको मेरे को स्टडी करना है, मेरे को समझना है मैं कैसा दिखता हूं, तो मेरे नाक को अलग से देखोगे, आंख को अलग से देखोगे, लिप्स को अलग से देखोगे तो आपको पिक्चर पता नहीं चलेगी कि ये इंडिविजुअल कैसा दिखता है। सारे इन कंपोनेंट्स को, मेरा नाक, कान, सारे को इकट्ठा रखोगे तो मेरा फेस आपको समझ आ जाएगा, विजिबल हो जाएगा, आप मेरे को पहचान पाओगे, हाँ ये इंडिविजुअल तो मैंने देखा है। वैसे ही किसी सिस्टम्स को पढ़ने का, स्टडी करने का जो तरीका है वो है कि एंटायर सिस्टम एज अ होल, एज अ सिंगल यूनिट आप उसको स्टडी करोगे तो आपको वो समझ आता है, वो आपका उसका इंटरप्रिटेशन आपको पता लगती है। सिस्टम्स अप्रोच वही है, बाकी डिटेल में करेंगे फ्रेंड्स। और किसी भी टॉपिक के तरीके से, किसी भी टॉपिक को जो हम करते हैं उसको पहले हम उस टॉपिक का जो अंडरस्टैंड करते हैं, बेसिक्स है क्या, फिर उसका जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट आपको गो थ्रू करना है। जो पैनल पे हमने रख दिया है इस डॉक्यूमेंट को, इसको आप डॉक्यूमेंट को गो थ्रू करो और साथ में जो नीचे क्वेश्चंस हैं इजी एंड मॉडरेट 70% और 30% डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस उनको लगाओ। तो इससे आपका ये पूरा टॉपिक आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा, आप इसको समझ जाएंगे। उड़ीसा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो आपका एग्जाम निकला है, इसमें असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर के पोस्ट है, उसका एग्जाम है ये। और उसमें आपके ये जो एलिजिबिलिटी है, ये ब्रांचेस एलिजिबल हैं, आप जानते हैं इसमें। और इसमें 90 क्वेश्चंस हैं और 90 मिनट्स हैं, जिसमें इजी और मॉडरेट मीडियम आपका 70% है, डिफिकल्ट वेरी डिफिकल्ट आपका 30% है। 90 मार्क्स का आपका रिटन है, इंटू 10 मार्क्स का है, दैट यू नो। एंड इकोलॉजी का वेटेज इसमें 10 मार्क्स है। ये आपके सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं फ्रेंड्स, उनको डिवाइड किया गया है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर 15-15 नंबर का, मतलब 30 मार्क्स का 90 में से ये टॉपिक है। और इकोलॉजी का ये सिलेबस आपका दिया हुआ है। आज इस इकोलॉजी में सिस्टम्स कंसेप्ट, सिस्टम्स अप्रोच इकोलॉजी में क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सिस्टम्स अप्रोच का अंडरस्टैंड करने की ट्राई करते हैं। सिस्टम कंसेप्ट है क्या? तो सिस्टम्स का कंसेप्ट का मतलब है सम टोटल ऑफ पार्ट्स जब इंटरेक्ट करते हैं तो हमें चीज समझ आती है कि अगर किसी बेसिकली बॉडी के अंदर कुछ अलग अलग पार्ट्स हैं जो सब आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जब सब उनको इकट्ठा हम पढ़ते हैं, उनकी इंटरेक्शन पढ़ते हैं, तब हमें सारे का सारा सिस्टम समझ आ जाता है। और सिस्टम की बाउंड्रीज होती हैं जो उसको उसके एनवायरनमेंट से अलग करती हैं, और उसके एनवायरनमेंट और सिस्टम के बीच में इंटरेक्शन होती है और उस इंटरेक्शन को हमें समझना होता है। अब इसको ध्यान से देखना फ्रेंड्स, आप में से जो मैकेनिकल इंजीनियर हैं वो जानते हैं देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक सिस्टम। थर्मोडायनामिक सिस्टम इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट बाई बाउंड्री। थर्मोडायनामिक सिस्टम होता है, उसकी एनवायरनमेंट होता है और उसके बीच में बाउंड्री होती है। अब बाउंड्री और थर्मोडायनामिक सिस्टम के बीच में इंटरेक्शन होता है। अब ये सिस्टम है मान लो, और सिस्टम का फिर एनवायरनमेंट है। यहाँ पे एनवायरनमेंट हमने सोलर एनर्जी या सन को हमने एनवायरनमेंट बोल दिया, जिससे हमारे पास सोलर एनर्जी आएगी। मान लो सिस्टम आपका है प्लेनेट अर्थ, वो एक सिस्टम है जिसको हम स्टडी करने की ट्राई कर रहे हैं लेटर से। तो सोलर एनर्जी जब आई और एज इनपुट मेरे को वो एनर्जी मिली, अब उसके अंदर पेड़ पौधे हैं, प्लेनेट अर्थ के ऊपर पेड़ पौधे हैं, तो जब ये सोलर एनर्जी आई तो पेड़ पौधे के अंदर प्रोसेस हुई। प्रोसेस आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से क्या निकला, उससे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से आप जानते हैं उससे एनर्जी निकलती है, उससे आपका जो भी प्रोडक्ट निकलता है
फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एक प्रोसेस होती है जो पौधे करते हैं, जिसमें वो ऑक्सीजन भी लिबरेट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन को खाते हैं उसमें, तो वो आपके पास कुछ आउटपुट आया, एनर्जी के फॉर्म में आउटपुट आया। फिर उस आउटपुट से दोबारा आप एक फीडबैक लेते हो, फिर देखते हो उससे क्या इम्पैक्ट आया। पौधों ने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किया, पौधों से लेट से पौधों का जो है ग्रोथ हुई, फिर पौधों को खा गए, एनिमल खा गए, तो एनिमल खा गए तो फिर वो बैलेंस बना रहा, फीडबैक आया। तो ऐसे पूरे सिस्टम के अंदर एनर्जी फ्लो को स्टडी करता है सिस्टम्स अप्रोच। वही है कि सिस्टम और उसकी सराउंडिंग के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, तो पहले सराउंडिंग से कुछ इनपुट मिलती है, फिर सराउंडिंग को कुछ आउटपुट दी जाती है। जैसे हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, मैं एक सिस्टम हूं, मैं अपनी सराउंडिंग से ऑक्सीजन ले रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, और जिससे मैं कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज भी करता हूं। तो जैसे सांस लेते हो, सांस छोड़ते हो, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हो। अब उससे क्या होता है, वैसे ही आपके पावर प्लांट और बाकी और सिस्टम है, उससे क्या हुआ, जब ऐसा सिस्टम का अप्रोच इंटरेक्शन होना स्टार्ट हुआ एनवायरनमेंट के साथ, तो विद पैस ऑफ टाइम हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो गई। तो फीडबैक मिली कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो गई, और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने से सारे का सारा सिस्टम आपका फिर से गड़बड़ होना स्टार्ट हो गया। तो ये आपका फीडबैक मैकेनिज्म भी साथ साथ चलना स्टार्ट हुआ। तो बेसिकली एक एनवायरनमेंट होता है, एक सिस्टम होता है, तो सिस्टम और एनवायरनमेंट के बीच का सारे का सारा जो ये पार्ट है, ये इस तरीके से चलता है हमारा। अब इसमें जो बेसिक सिस्टम थ्योरी मॉडल है सिस्टम इकोलॉजी में, वो ऐसे चलती है। इसमें जो इकोलॉजिकल सिस्टम होता है वो ओपन सिस्टम होता है। इसलिए ओपन होता है बिकॉज जो एनवायरनमेंट है उससे उसको इनपुट लेनी है, और बहुत सी जो इंटरनल प्रोसेसेस हैं उससे आउटपुट मिलेगा, और फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो इसको रेगुलेट करता है। सिस्टम को सारे के सारे को फीडबैक मैकेनिज्म रेगुलेट करता है। तो फीडबैक मैकेनिज्म रेगुलेटिंग सिस्टम होता है। और ये जो डायग्राम है ये भी एक्सप्लेन करती है। अगर आप इस डायग्राम को समझोगे तो इसमें इनपुट बेसिकली वो एनर्जी है या मैटर है जो इकोसिस्टम के अंदर एंटर करता है। अगर मैं अपने आप को एक सिस्टम बोलूं, इंडिविजुअल को एक सिस्टम बोलूं, तो हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, वो हमारे लिए एक इनपुट होता है। फिर बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है बॉडी के अंदर, आपका डाइजेशन बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है। ये प्रोसेस से आपका इवेंचुअली आउटपुट निकलता है। अब जितना भी आपका मस्कुलर सिस्टम है, हम कुछ खाएंगे, उसके बाद हम बॉडी में कुछ एक्टिविटीज करेंगे, वो हमारा आउटपुट होगा। चाहे हम काम करेंगे, चाहे हम मेंटली काम करेंगे, फिजिकली काम करेंगे, वो आउटपुट होगा। अब अगर मान लो कि हम जो काम कर रहे हैं और जो हम खा रहे हैं वो बैलेंस नहीं है, खा ज़्यादा रहे, काम कम कर रहे हैं, तो हम लोग जो हमारा वेट बढ़ता जाएगा, हम मोटे हो जाएंगे, और फीडबैक मिलेगा कि आप मोटे हो गए हो तो आपको खाना कम खाना है। ऐसे सिस्टम चलता है। तो सिस्टम अप्रोच में एक आपका इकोलॉजिकल सिस्टम होता है, फिर उसको एनवायरनमेंट से इनपुट मिलती है, फिर वहां पे सिस्टम के अंदर प्रोसेस होती है, फिर आउटपुट होती है। इनपुट और आउटपुट के बीच में फीडबैक मैकेनिज्म होता है जो इस सिस्टम को बैलेंस रखने में हेल्प करता है। यही है सिस्टम्स अप्रोच। तो ये आपको पता होना चाहिए। और दो चार जो ऑब्वियसली जो इंफॉर्मेशन कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो नीचे क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं कि क्वेश्चंस किस तरीके से फ्रेम हो सकते हैं, और क्वेश्चंस में आपको पता लग जाएगा कि जो इकोलॉजिकल सिस्टम होता है ये ओपन होता है, क्योंकि ये एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्टिव होता है। तो अब ये डिटेल में जो मैंने डिस्कस किया, ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि एनवायरनमेंट जो है सिस्टम के बाहर का एक चीज होती है। जैसे हमारे लिए प्लेनेट के लिए सन एक एनवायरनमेंट है, वो एक्सटर्नल सिस्टम होता है, और उसके अंदर सोलर एनर्जी, क्लाइमेट, सॉइल, वाटर, ह्यूमन, ये सारे के सारी चीज आती है। इनपुट जो होता है वो जो एनवायरनमेंट से तुम लेते हो वो इनपुट होती है। यहाँ पे सोलर एनर्जी, वाटर, न्यूट्रिएंट, ऑर्गेनिजम्स, ये सारे इनपुट हो जाते हैं। और उसके बाद आपका प्रोसेस होता है। प्रोसेस के अंदर फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, कंजम्पशन, डीकंपोजिशन, ये सारे के सारे उसके प्रोसेस होते हैं। उसके बाद आउटपुट होता है। आउटपुट के अंदर आपका ये जितना भी आपका हीट, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सारे का सारा निकलता है, ये उसका आउटपुट होता है। और फीडबैक दो तरह के होते हैं, नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक। इसको ध्यान से देखना। नेगेटिव फीडबैक अगर दे दी जाए तो उससे सिस्टम आपका स्टेबलाइज होता है। जैसे प्रीडेटर प्रे का बैलेंस है। जैसे प्रीडेटर और प्रे, जो प्रीडेटर है जो किसी चीज को खा जाता है, प्रे जिसको खा जाता है, वो बैलेंस बनाने में आपने कई बार सुना होगा कि हम चिकन को नहीं खाएंगे तो चिकन की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। तो ये बैलेंस रख रहा है कि जितना आपका प्रेडेटर है, प्रेडेटर अगर प्रे करेगा, खाएगा, PREY, प्रे मतलब हंटिंग करना, खा जाना, तो अगर खा जाएगा तो बैलेंस बना रहेगा। तो नेगेटिव फीडबैक बैलेंस करती है सिस्टम को, पॉजिटिव फीडबैक जो है सिस्टम में एम्प्लीफिकेशन लाती है, बढ़ा देती है। फिर एरोज हैं, इनपुट आउटपुट वगैरह फीडबैक का एरोज होते हैं, तो ऐसे सिस्टम को वो डायनामिक रखते हैं। फिर ये टेबल में सब कुछ एक्सप्लेन किया है। ये सिस्टम अप्रोच के जो 4 पार्ट हैं, इनपुट है, प्रोसेस है, आउटपुट है,
फीडबैक है, इन चारों कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन किया गया है और एग्जाम्पल भी इकोलॉजिकल एग्जाम्पल इसमें दिए गए हैं। तो इसको एक बार गो थ्रू कर लो कि क्या सिस्टम्स हैं और क्या उसके एग्जाम्पल्स हैं। जस्ट गो थ्रू दिस। अब एनवायरनमेंट किसको बोलते हैं? एनवायरनमेंट बेसिकली वो चीज है जो सिस्टम की सराउंडिंग है। तो सिस्टम की सराउंडिंग को एनवायरनमेंट बोलते हैं और सिस्टम को हम क्लोज्ड मानते हैं अगर उसकी कोई इंटरेक्शन एनवायरनमेंट के साथ नहीं हो रही। लेकिन इकोलॉजी में ऐसा नहीं होता। इकोलॉजी ओपन सिस्टम होता है बेसिकली, क्योंकि उसकी इंटरेक्शंस होती है। तो क्लोज सिस्टम ओपन सिस्टम, लेकिन हमारा जो इकोलॉजी है वो ओपन सिस्टम होता है। और जो बाउंड्री है उसको इंटरफेस बोल सकते हैं, जहां पे इंटरेक्शन होता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं वो ओपन सिस्टम होते हैं, क्योंकि वो मैटर को एक्सचेंज करते हैं एनवायरनमेंट के साथ। तो ये आपका एनवायरनमेंट होता है। अब जर्नल सिस्टम थ्योरी क्या चीज है? जीएसटी बोलते हैं। ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नहीं है, ये जर्नल सिस्टम थ्योरी है। तो ये एक होलिस्टिक फ्रेमवर्क है जो इकोसिस्टम को कॉम्प्लेक्स, ऑर्गेनाइज्ड और ओपन सिस्टम की तरह से एनालाइज करता है। इसके बहुत से कंपोनेंट हो सकते हैं इकोलॉजी में। बायोटिक, एबायोटिक। किसने दिया था ये? लुडविग वॉन बटरफ्लाई जैसा नाम लग रहा है, लेकिन बटन फी देख लेना, ये नाम इन्होंने इसको दिया था। तो ये जो इकोलॉजिकल फोकस है उसको सिस्टम टाइप का एक एनालिसिस करने में हेल्प करता है। जैसे एनर्जी फ्लो को स्टडी करेंगे, न्यूट्रिएंट साइकिल को स्टडी करेंगे, फीडबैक लूप्स को स्टडी करेंगे। तो बेसिकली जर्नल सिस्टम्स थ्योरी इकोलॉजी में ऐसे वर्क करती है। इसके की कंसेप्ट्स के हैं जर्नल सिस्टम्स थ्योरी के इकोलॉजी में? होलिज्म, इकोसिस्टम को बेसिकली एज अ होल पढ़ा जाता है, क्योंकि जो इंटरेक्शंस हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं देन इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। सिस्टम जो है वो ओनली इसके पार्ट्स को पढ़ के समझ नहीं आता, और सिस्टम, इकोलॉजिकल सिस्टम जो होता है वो ओपन होता है। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है। वैसे तो जर्नल सिस्टम थ्योरी एक ही चीज है, लेकिन जर्नल सिस्टम थ्योरी या सिस्टम थ्योरी इकोलॉजी के बारे में ये बोलती है कि इकोलॉजी होलिस्टिक सिस्टम होता है, एज अ होल ही पढ़ना चाहिए, ओपन सिस्टम होता है, और इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो इमर्जेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, और ये इंटरेक्शन जो इसके कंपोनेंट्स की इंटरेक्शन है उससे बेसिकली निकलती हैं, और इंटरेक्शन से ही सिस्टम समझ आता है। जब सिस्टम के कंपोनेंट्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो उन इंटरेक्शन से ही हमें सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होती है। और ये जो फीडबैक आपका जो लूप या रेगुलेशन है, ये होम्योस्टैसिस, स्टेबिलिटी देता है, और ये बेसिकली होम्योस्टैसिस या स्टेबिलिटी जो आती है वो उसके नेगेटिव फीडबैक के बेस पे आती है। तो दो तरह के फीडबैक होते हैं, नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक से आपका स्टेबिलिटी या होम्योस्टैसिस आता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होम्योस्टैसिस का मतलब होता है स्टेबिलिटी, और पॉजिटिव फीडबैक से एम्प्लीफिकेशन आता है। तो इकोलॉजिकल सिस्टम को हम हायरार्कीज में जरूर बांट सकते हैं। तो हायरार्कीज बनती हैं, अलग अलग हायरार्कीज। तो इकोलॉजिकल सिस्टम को हम ऐसे बांट सकते हैं। एप्लीकेशन इकोलॉजिकल सिस्टम का बेसिकली ये जो है सिस्टम्स अप्रोच का, इसका एप्लीकेशन इकोलॉजी में क्या है? इकोलॉजिकल जितनी प्रोसेसेस हैं उनको मॉडल करने के लिए सिस्टम्स अप्रोच का यूज किया जाता है। जैसे ओडम्स का एनर्जी सिस्टम लैंग्वेज नीचे एक्सप्लेन किया गया है, जिसने एनर्जी फ्लो को थ्रू फूड वेब एनालाइज करने में यूज किया है। ओडम्स का एनर्जी सिस्टम लैंग्वेज मॉडल। तो एनर्जी सिस्टम लैंग्वेज मॉडल पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, और इस सिस्टम का ओडम्स ने जो सिस्टम दिया था उसका एनालिसिस, उसका यूज किया गया था। एनर्जी फ्लो फूड वेब में कैसे फ्लो करती है एनर्जी, फूड चेन में एनर्जी का फ्लो कैसे होता है, उसको स्टडी करने के लिए हम इस सिस्टम का यूज किया था। तो इकोलॉजी में सिस्टम अप्रोच का यूज यहां पे होता है। तो अगर आपसे को पूछे भाई सिस्टम्स अप्रोच का इकोलॉजी में एक एग्जांपल दो, तो ये मॉडल उसका अपने आप में एक एग्जांपल है। इस मॉडल में से भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। कॉम्प्लेक्स जो होते हैं इकोसिस्टम, जो कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम होते हैं उनको स्टडी करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। जर्नल सिस्टम थ्योरी इकोसिस्टम को समझने पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और फीडबैक लूप्स के ऊपर वर्क करती है। और ये जो सारे का सारा है
ये एनवायरनमेंट सिस्टम के अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसको स्टडी करने में हेल्पफुल होता है, और ये पूरे इकोसिस्टम को एक ओपन सिस्टम मानता है। तो सिस्टम इकोलॉजी या सिस्टम्स अप्रोच इन इकोलॉजी वो एक ही चीज है। तो जर्नल सिस्टम थ्योरी टू स्टडी इकोलॉजी, सिस्टम इकोलॉजी या सिस्टम्स अप्रोच इन इकोलॉजी, वो सारे के सारे एक ही चीज है, सिस्टम्स इकोलॉजी। और इकोसिस्टम और सिस्टम इकोलॉजी अलग चीज है। इकोसिस्टम एक यूनिट है, इकोलॉजी के अंदर एक यूनिट को इकोसिस्टम बोलते हैं। लेकिन सिस्टम्स अप्रोच इन इकोलॉजी, इकोलॉजी को पढ़ने का तरीका, उसको एनालाइज करने का तरीका। तो अमर्जेंट प्रॉपर्टीज मतलब इंडिविजुअल पार्ट नहीं, कंपोनेंट की इंटरेक्शन। अमर्जेंट प्रॉपर्टी मतलब कंपोनेंट जो है वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करेंगे। राइट, ये उसके एग्जांपल भी दिए हुए हैं। तो एनर्जी सिस्टम लैंग्वेज मॉडल जो है ओडम्स का, वो इसका एक एग्जांपल है, नीचे दिया हुआ है, ये है वो। ये मैथमेटिकल मॉडलिंग लैंग्वेज थी जिससे कॉम्प्लेक्स सिस्टम को समझने में हेल्प होती है। एनर्जीज एक टर्म है, एनर्जी सर्किट लैंग्वेज बोलते हैं उसको, एनर्जीज, ENERGES, एनर्जी सर्किट लैंग्वेज, जिससे आपका इकोसिस्टम के जो अलग अलग फंक्शंस हैं उनको शो किया जाता है और ये बताया जाता है कि एनर्जी किस तरीके से फ्लो करती है इन द सिस्टम। एनर्जी सर्किट लैंग्वेज, सर्किट मतलब फ्लो या लूप, एनर्जी का फ्लो, यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ सिस्टम। तो ये बेसिकली इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के हैं एनर्जी सिस्टम लैंग्वेज के, ESL मॉडल के। पहला तो ये है कि एनर्जी एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो अलग अलग सिस्टम को कंपैरिजन करने में हमें हेल्प करती है। आप इसको अलग अलग सिस्टम इकोलॉजी में पढ़ोगे तो आपको दिखेगा हम बेसिकली चाहे फूड चेन की बात कर रहे हैं, चाहे हम स्पीशीज की बात कर रहे हैं, लेकिन हम बात एनर्जी फ्लो की करते हैं कि एनर्जी कैसे फ्लो करती है। तो यूनिवर्सल लैंग्वेज है वो। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि यूनिवर्सल लैंग्वेज है क्या इकोलॉजी की, तो वो एनर्जी है। ये मॉडल आपको कुछ सिंबल्स होते हैं, उन सिंबल्स के थ्रू बेसिकली डायग्राम्स में स्टैंडर्डाइज सेट ऑफ सिंबल होते हैं, डायग्राम जो यूज करती है, जिनको एनर्जीज बोलते हैं, और वो शो करते हैं कि एनर्जी कैसे फ्लो कर रही है। हर सिंबल को मैथमेटिकली डिफाइन किया जा सकता है और जो डायग्राम है वो ऐसे दिखती है जैसे मैथमेटिकली आप उसको प्रेजेंट कर रहे हो। टॉप डाउन अप्रोच होती है ये, टॉप से बॉटम तक सारे के सारे सिस्टम को कंपोनेंट्स में तोड़ा जाता है। इसमें कुछ कंपोनेंट्स जैसे सर्कल क्या शो करता है, एनर्जी सोर्स, जैसे सनलाइट है, फ्यूल है, वाटर है। स्टोरेज और टैंक बुलेट शेप में होता है, एनर्जी और जहां पे एनर्जी वगैरह स्टोर किया जाता है। सो स्टोरेज टैंक को बुलेट की फॉर्म में शो किया जाता है। हीट सिंक ग्राउंड सिंबल होता है, और जो हेक्सागन है, ये बुलेट है, वो इंटरेक्शन शो करती है। कंज्यूमर को हेक्सागन की फॉर्म में शो किया जाता है और प्रोड्यूसर को बुलेट सिंबल से शो किया जाता है। तो ये अलग अलग सिंबल्स हैं उसके। इस मॉडल का एप्लीकेशन सिस्टम इकोलॉजी में या इकोलॉजी के को समझने के लिए यूज किया जाता है। बॉटलनेक एनर्जी फ्लो में कहां है, सिमुलेटिंग सिस्टम्स को क्रिएट करना। तो ये बेसिकली एक मॉडल था। मेरे को लगता है अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो इतना सही आएगा, जितना मैंने आपको दिया इससे ज्यादा नहीं आएगा, तो इतना आप पढ़ के चले जाना। तो सिस्टम इकोलॉजी जितना भी हमने किया फ्रेंड्स, सिलेबस में हमारे है सिस्टम्स कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजी, यही है वो सारा। तो जितना हमने ऊपर किया वो सारा यही था। तो बेसिकली इकोसिस्टम जो है हमारा या इकोलॉजी, उसको एज अ लूज कनेक्शन नहीं देखा जाता, कंपोनेंट्स की फॉर्म में नहीं देखा जाता, सम टोटल देखा जाता है एज अ सेल्फ रेगुलेटरी और इंटीग्रेटेड सिस्टम, जिसमें सारे कंपोनेंट्स आपस में जुड़े होते हैं, उनके बीच में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है और उसको एज अ पूरे के पूरे एक सिस्टम इंटरेक्टिंग डायनेमिक सिस्टम की तरह से देखा जाता है। तो पूरा सिस्टम जो है वो होलिस्टिक है, इंटीग्रेटेड है। तो एंटायर इकोसिस्टम इज स्टडीड एज अ होल एंड नॉट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स।
तो स्टेबिलिटी, रेजिलियंस, प्रोडक्टिविटी, होम्योस्टेसिस जो है वो बेसिकली टर्म्स हैं जो आपस की इंटरेक्शन से आती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि होम्योस्टेसिस का मतलब होता है इक्विलिब्रियम या बैलेंस, और वो बैलेंस भी आपका फीडबैक मैकेनिज्म या सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं उनके इंटरेक्शन के बाद आता है। तो बॉडी के अंदर बैलेंस भी आप जानते हैं, हमारा बॉडी है इनपुट आउटपुट, हमारा बॉडी है, उसमें इक्विलिब्रियम तब आएगा जब इनपुट और आउटपुट के बीच में फीडबैक जब आएगा तो बैलेंस आएगा, कि जितना हम खा रहे हैं उतना काम कर रहे हैं कि नहीं, खा हम ज्यादा रहे हैं काम कम कर रहे हैं तो बॉडी जो है वो मोटी होती जाएगी, इंबैलेंस हो जाएगा, या हम खा ही नहीं रहे हैं बिल्कुल तब भी वीक हो जाएगी बॉडी। तो बेसिकली होम्योस्टेसिस मींस इक्विलिब्रियम की स्टेट, वो इंटरेक्शन से आती है। होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स, इंटीग्रेटेड सिस्टम का मतलब ये है कि जब आप पूरे चेहरे को इकट्ठा देखते हो तो एक मीनिंग निकल के आता है, अगर कंपोनेंट्स देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। इकोसिस्टम जो होता है आपका वो एक ओपन सिस्टम है, पूरे का पूरा इकोलॉजी जो है वो ओपन सिस्टम है। तो सिस्टम्स इकोलॉजी ये बोलती है कि इकोलॉजी एक ओपन सिस्टम है, सिस्टम्स इकोलॉजी ये बोलती है कि इकोलॉजी एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है, एक कंबाइंड सिस्टम है, इंटरेक्टिव सिस्टम है। एनर्जी एंटर करती है और सोलर एनर्जी के फॉर्म में और हीट की फॉर्म में बाहर निकल जाती है किसी बॉडी में। कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस साइकिल्स जितनी भी हैं वो बेसिकली एग्जांपल्स हैं साइकिल्स का, कैसे मैटर साइकिल करता है। सराउंडिंग और एनवायरनमेंट के बीच में कांस्टेंट एक्सचेंज होता है। एनर्जी फ्लो के ऊपर फोकस है, एनर्जी यूनिडायरेक्शनली फ्लो करती है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर से डीकंपोजर के बीच में एनर्जी का फ्लो होता है। तो सिस्टम इकोलॉजी में एनर्जी फ्लो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिकली फिनोमिना है। जो एनर्जी फ्लो डायग्राम्स हैं वो एक एनालिटिकल टूल्स की तरह से यूज किए जाते हैं इसमें। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड मैटर फ्लो, न्यूट्रिएंट जो हैं वो रिसाइकल किए जा सकते हैं, एनर्जी रिसाइकल नहीं होती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल है, न्यूट्रिएंट रिसाइकल हो जाते हैं। राइट। अब मैथमेटिकल मॉडल और फ्लो चार्ट्स का क्या यूज है? क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं ये, मैथमेटिकल मॉडल हैं जो इकोसिस्टम बिहेवियर को सिमुलेट करने में यूज किए जाते हैं। फ्लो चार्ट एंड कंपार्टमेंट मॉडल्स होते हैं। तो जितना भी इकोसिस्टम का एनालिसिस है, मैनेजमेंट है, उसको समझने में इसका यूज होता है। फीडबैक मैकेनिज्म, नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक मैंने आपको पहले डिस्कस किया। नेगेटिव फीडबैक जो है वो स्टेबिलिटी बढ़ाता है, पॉजिटिव फीडबैक स्टेबिलिटी को गड़बड़ करता है। ये एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया। सिस्टम्स अप्रोच इंटरडिसिप्लिनरी नेचर होती है कि आप इसमें बहुत सी चीजों को इकट्ठा पढ़ते हो। तो क्यों सिस्टम्स इकोलॉजी यूज किया जाता है, सिस्टम इकोलॉजी का है क्या, इससे हमें इन चीजों में बेनिफिट मिलता है सिस्टम इकोलॉजी को समझने में। मैंने आपको ये बार बार टर्म बताई, सिस्टम इकोलॉजी और इकोसिस्टम दो अलग चीज है। इकोसिस्टम इकोलॉजी का एक छोटा सा पार्ट है। इकोलॉजी साइंस है, इकोलॉजी स्टडी है बहुत बड़ा पूरे डोमेन का, उसका एक छोटा सा पार्ट है इकोसिस्टम। और एनालिसिस करने का तरीका है सिस्टम्स अप्रोच। तो इकोसिस्टम एक फिजिकल यूनिट है, जबकि इकोसिस्टम्स कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजी अप्रोच है। तो ये तरीका है कैसे हम उसको पढ़ते हैं। ये इकोसिस्टम का जो डेफिनेशन दिया था, टेंसले ने इकोसिस्टम टर्म कॉइन की थी 1935 में। फ्रेंड्स, फिर ये नीचे क्वेश्चंस आपको जो दिए हैं, क्वेश्चंस को दो पार्ट में, इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस, ये आप लगाते चले जाओ, यहां से आपको कॉन्फिडेंस आएगा। सारे क्वेश्चंस जब आप लगाएंगे, ये आपके पैनल के ऊपर डॉक्यूमेंट रख दिया गया है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपके
इजी एंड मॉडरेट डिग्री के हैं 70%, हर किसी को ये करने हैं, अच्छे तरीके से आपको इसको करके जाना है। और उसके बाद नीचे आपके डिफिकल्ट कैटेगरी के क्वेश्चंस भी हैं, तो जो डिफिकल्ट कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं वो ये हैं 30%, जिनमें क्वेश्चन में भी मल्टीपल आंसर टाइप क्वेश्चंस आपका बनेगा। तो ये आपके डिफिकल्ट कैटेगरी में क्वेश्चंस, इनको भी आप करें। तो 50, 60, 70 क्वेश्चन होते हैं हर टॉपिक के, और इनको अच्छे तरीके से करो। तो ये वीडियो सुनना है, डॉक्यूमेंट लेना है और क्वेश्चंस लगाने हैं, और फिर रेगुलर टेस्टिंग हमारा स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज द वे वी आर टू प्रिपेयर फॉर असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर, उड़ीसा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड।